सर, हिमाचल प्रदेश में सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। किस तरह देख रहे हैं? लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं, विधायकों के पीएसओ भी वापस बुला लिए। ये देखिए, जो आप राजनीतिक भूचाल की बात कर रहे हैं वो चीज़ सारी साफ हो गई जब हमारी सरकार ने असेंबली में बजट पास किया। वहाँ बहुमत साबित हुआ और बजट पास हुआ। अब इसमें कोई बात नहीं है, स्थिर सरकार है। हमारे ऑब्जर्वर्स भी दिल्ली से पार्टी हाईकमान ने भेजे थे, वो सबसे मिले हैं। उसके बाद एक आप लोगों के सामने है कि 34 के जो लोग हैं हमारे साथ, सब साथ हैं। और उन्होंने एक मत में ये बात कही है कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे और सरकार स्टेबल है और ये 5 वर्ष तक पूरा अपना कार्यकाल करेगी। अभी आप देख रहे हैं कि सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया। लगातार कैबिनेट मीटिंग्स हो रही है, मुख्यमंत्री जी पब्लिक के बीच जा रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं। ये ज़्यादा मुझे लगता है कि जो 6 लोग पार्टी से, विधानसभा से, सदस्यता से स्पीकर साहब ने जिनको भंग की है, उसका एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से वो सब कुछ हुआ। और उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा था। दिसंबर में जो 12 महीने पहले जो चुनाव हुआ उसमें वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे। और जिस प्रकार उन्होंने ये सब कुछ किया पार्टी के विरोध में जाके, और विप के खिलाफ ना पहुंचना और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े ना होना, तो ये डेफिनेटली जो देश का कानून है उसके हिसाब से ये एंटी डिफेक्शन में आता था और वही लागू उन पे हुआ है। तो आज की डेट में वो 6 के 6 सदस्य जो है एमएलए नहीं रहे हैं। उनकी एमएलएशिप की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई। अब सवाल आता है कि ऐसी परिस्थितियों के बारे में जो वो बात कर रहे हैं कि क्यों हुई। बड़ी साफ है, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, प्रदेश की जनता भी जानती है कि प्रदेश में आते ही आर्थिक स्थिति क्या रही। जब हमारी सरकार बनी वो एक सबसे बड़ा संकट था। उसके बाद जो आपदा आई, प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश के लोगों ने फेस की और सरकार ने, वो अपने आप में और एक संकट था। इन सब बातों से आगे बढ़ने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। इसको लेके देश के अंदर हर जगह इस बात की मुख्यमंत्री जी की और सरकार की सराहना भी हुई कि अपने आप में ऐसी आपदा थी जो कभी प्रदेश में लोगों ने नहीं देखी। तो ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ते हुए दूसरा बजट पेश किया जिसकी लोगों ने सराहना की, और अपने आप में बहुत बेहतरीन बजट हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, जिसके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला कुछ ऐसे बड़े फैसले किसानों, बागवानों या दूध उत्पादक के लिए या पशुपालक के लिए किए गए जो आज तक इतिहास में नहीं हुए। तो ये सारी बातें प्रदेश की जनता जो गांव में रहती है, 80% लोग अभी भी गांव में रहते हैं। सरकार की और मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता लोगों के लिए काम करने की है। सादगी के साथ उनका बड़ा सिंपल सा काम है कि मैं लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूँ, और उस तरह से सरकार आगे बढ़ रही थी। अब सवाल है कि कुछ लोगों को महत्वाकांक्षा थी जो अभी अटैक कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी पे, जो हरियाणा में बैठे हैं, जो हरियाणा में बैठ के बात कर रहे हैं कि ये सरकार ठीक नहीं चल रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी मंशा क्या थी। आप इस बात को सारा हिमाचल प्रदेश की जनता सब जानते हैं कि आप मंत्रिमंडल में कैबिनेट के लिए सब कुछ कर रहे थे। तो कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा थी, वो कैबिनेट की अपने बर्थ की लड़ाई लड़ रहे थे। वो उस बात को राज्यसभा के इलेक्शन में उन्होंने एक, मुझे लगता है कि एक ऐसा मॉडल बनाने का प्रयास किया कि हम जो है पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे, उसे एक प्रेशर बना के हमको जो है कैबिनेट बर्थ मिल जाएगा। लेकिन ये सारी बातें उसमें आप देखें कि किस प्रकार वो लोग बजट के समय भी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं थे, और कहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए सीआरपीएफ या बीजेपी के लोगों द्वारा जो षड्यंत्र किया गया, उसमें सब चीज़ों को, जो मॉडल है इस सरकार का, पूरे देश के अंदर कितनी सरकारें गिरी, जो लोकतंत्र के अंदर लोगों द्वारा चुनी गई, उसको जिस प्रकार से जलील किया जा रहा है, लोकतंत्र के लिए अपने आप में बहुत बड़ा धब्बा है। ख़ास तौर पे जो हमारा प्रदेश है, यहाँ पर जो मतदाता और लोग हैं, आप हम सब जानते हैं कि देवभूमि में रहने वाले लोग हैं। इन चीज़ों को हमारे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। आपको जिस पार्टी ने खड़ा किया, जिस पार्टी से आप चुनाव लड़े, आप उसके प्रति आपको लॉयल होना चाहिए। तो जो इस घटनाक्रम हुआ, निश्चित तौर पे इसमें भाजपा का बहुत बड़ा रोल है। हम ये जानना चाहते हैं
जयराम जी से भी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं भाजपा के, कि आप 1 साल पहले आपको जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों ने नकारा है। आपको लोकतंत्र का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? अगर लोकतंत्र के सम्मान की बात है तो 25 लोगों वाली और 40 एमएलए वाली सरकार में बहुत फर्क था, और ये हिमाचल का कल्चर नहीं था। तो ये सब कुछ हमारे लोगों को हरियाणा ले जाना, हेलीकॉप्टर्स द्वारा उनको लाना, फिर हेलीकॉप्टर्स द्वारा ले जाना, हरियाणा सरकार के ऑफिसर्स उनके लिए रहने का इंतज़ाम करना, तो ये सारी बातें क्या दर्शाती कि इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का रोल था। तो ये हम यही बात जानना चाहते हैं कि जो आप बार बार पूर्व मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि ये सरकार अपने लोगों की वजह से गिरेगी, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। इसके पीछे जो मॉडल भाजपा का पूरे देश में रहा है, आपने देखा पिछले कई सालों से कितनी विपक्ष की सरकारें गिराई गई। उसके पीछे एजेंसीज का मिसयूज़ होता है, उसके पीछे आप समझे कि धन और बल दोनों तरह का मिसयूज़ होके लोकतंत्र का जो ये मजाक उड़ाया जा रहा है देश में, इसका एक ताज़ा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। लेकिन एक बात यहाँ देखने को नहीं मिली है कि जहाँ भी इन्होंने प्रयास किए वहाँ काफ़ी ज़्यादा सरकारें गिरी, लेकिन यहाँ लोगों के पास जो लोग थे, हमारे वे चुने हुए लोग थे, उनसे बहुत सारे लोगों से भी संपर्क किया गया, उनको भी प्रलोभन दिया गया, लेकिन लोग टिके हुए हैं, उनका ज़मीर है, वो पार्टी में विश्वास रखते हैं, और सभी लोगों ने उनकी इस बात को ठुकराया है। तो ये जो मॉडल ये पूरे देश में अप्लाई करना चाह रहे थे, वो मॉडल उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी किया, लेकिन वो मॉडल इनका आगे नहीं बढ़ा। हमारी सरकार सर्वाइव की है, उसके बावजूद हमने बहुमत साबित किया है, और आज 34 के 34 लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे और एकजुट होकर खड़े हैं, और सरकार हमारी मजबूती से चलेगी। क्या प्रलोभन अभी किए जा रहे हैं कि टैक्स पॉलिसी, जिस तरह से आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो प्रदेश में बनाने का प्रयास किया गया। विक्रमादित्य सिंह दिल्ली गए, दिल्ली में ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नए पार्टी का गठन करने की भी बात की जा रही है। तो क्या लग रहा है ये पूरा समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश? देखिए, ये सारी बातें तो मीडिया की स्पेकुलेशंस होती है। जो हमारे सामने बात को मान चुके हैं कि उनको ऑफर्स की गई कि आप डिफेक्ट करें चुनाव के, जब बिना प्रलोभन के बिना धन गिर सकती है क्या? आज तक क्यों नहीं गिरी? कीजिए, अगर आपने सरकार अपनी मर्जी से बनानी है तो ये इलेक्शन कराने का फायदा क्या है? लोग को ना मानते हुए आप सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता की भी है तो हमें कोई बात नहीं। हमारे पास जो लोग हैं वो बिल्कुल टिके हुए हैं। हम प्रदेश की जनता की सेवा के लिए सरकार बनी है, उसको बेखूबी लोगों के लिए काम करेंगे, और हमें पूरा उम्मीद है कि ये जो हमारे लोग हैं वो ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी और सरकार की सेवा करेंगे। ये जो सब कुछ हुआ है इसमें क्या, जैसे आप बता रहे हैं 6 लोग चले गए हैं, और लोकसभा के चुनावों के साथ क्या विधानसभा की 6 के चुनाव भी हो सकते हैं, और कांग्रेस क्या करेगी उसको लेकर? देखिए, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये इलेक्शन कमीशन को देखना है, ये आगे ये लोग क्या करेंगे, अपनी सदस्यता को लेके ये कोर्ट में जाते हैं या क्या नहीं होता, ये फैसला अब इलेक्शन कमीशन ने करना है कि इनका चुनाव दोबारा होगा और कब होगा, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके बड़ी साफ है कि इन लोगों की बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, इनके करैक्टर की बात करेंगे, इनकी जो बातें ये कर रहे हैं मीडिया में, जो आज ये इल्ज़ाम सरकार पे लगा रहे हैं या मुख्यमंत्री जी पे लगा रहे हैं, खासतौर पे राजेंद्र राणा जी की मैं अभी देख रहा था, ये सारी बातें वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता कुछ और है, आपकी महत्वाकांक्षा है इसके पीछे। मुझे बोलने में थोड़ा व्यक्तिगत तौर पे हम किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं कि जो ये बात कर रहे हैं, ये सब जानते हैं कि जब ये कांग्रेस में आए तो पहले कहाँ थे राणा जी, आप किस पार्टी से कांग्रेस में आए, आज दोबारा से आपने वही काम किया है। तो ये इल्ज़ाम लगा के मुद्दों को भटकाने का बात और अपनी असलियत को छुपाने का जो काम आप मीडिया के जरिए करना चाह रहे हैं, प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, वो सब समझती है कि आपकी मंशा क्या थी, इन लोगों की मंशा क्या थी। अगर घर के अंदर कोई छोटे मोटे मन मुटाव थे तो उनको बैठ के सॉर्ट आउट किया जा सकता था। मैं ये नहीं मानता कि ये इतनी बड़ी कोई समस्याएं थी कि जिसके लिए आप पार्टी से डिफेक्ट कर दें। ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हो रही। लोगों से भी हमारी बात हो रही है, लोग भी समझते हैं इस बात को कि ये इतना बड़ा कारण नहीं है। ये केवल फेस सेविंग, अपने फैसले को सही ठहराने के लिए बेकार के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सरकार ने बेखूबी 12 महीने में वो काम किए, हिमाचल प्रदेश में वो दिशा दी है जो आज तक नहीं हुआ। ऐतिहासिक बजट दिए हैं, गांव के काम किए, लोगों के किए, सरकारी कर्मचारियों के किए, और जिस प्रकार का खजाना था, जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति थी, उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 12 महीने में काम किया, उसकी सराहना
पूरे देश में और पूरे प्रदेश में हो रही। सरकारी मशीनरी क्या फेल होगी क्योंकि इसका आकलन नहीं लगा पाई है, तो क्या सियासी गणित सरकार का भी गड़बड़ाया? नहीं, देखिए सवाल ये है, जो हमारे कैंडिडेट थे राज्यसभा के सिंघवी साहब, उन्होंने सेसल होटल में वोटिंग के पहले दिन डिनर का इंतज़ाम रखा। उसमें सभी लोग आए। हमारे पास 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के थे और 3 विधायक इंडिपेंडेंट थे, और इंडिपेंडेंट विधायक लगातार इन 12 महीनों से कांग्रेस के साथ एसोसिएट मेंबर के तौर पे काम कर रहे थे, और विकास की दृष्टि से मैंने खुद देखा, जोरों से उनके भी काम हुए, बिना भेदभाव के काम किए मुख्यमंत्री जी ने। अब आप शाम को साथ हैं, अब आपकी नियत नहीं है, सुबह आप वोट नहीं देंगे तो आपका क्या कर सकती है सरकार? हम भी धनबल का यूज करें? हम तो इस बात की राजनीति के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे। आप पार्टी के आदमी हैं, पार्टी के साथ चलेंगे। जब पार्टी हाईकमांड ने किसी को कैंडिडेट दिया है तो हमको उसके साथ चलना है। तो ये तो जमीर तो आपका खराब हुआ, नियत तो आपकी खराब हुई। तो सुधीर और राजेंद्र राणा ने तो पहले ही फेसबुक वगैरह पे डाला था कि हमारा तो जो है ना ये जो दिक्कतें हैं उसको नहीं, तो आप, वही मेरा सवाल भी है कि जो लोगों ने ये किया है उनकी मंशा क्या थी, वो क्या चाहते हैं, क्यों उन्होंने ऐसा किया, ये प्रश्न है। ये आज उस क्षेत्र की जनता जिन्होंने उनको चुना था, वहां भी रोष है लोगों में कि भाई हमने आपको चुना, आप किन मुद्दों को लेकर छोड़ के चले गए, कौन सी ऐसी बड़ी समस्या थी? या तो आप साफ करें कि हमें मंत्रिमंडल चाहिए था, उसमें स्थान चाहिए था, वो हम इंतजार नहीं कर पा रहे थे, या तो ये वजह है, या आप कोई बड़ी वजह बताएं। तो ये तो आपकी मंशा खराब थी, आपकी सोच खराब थी, आप अपने परिवार को, अपनी पार्टी को खराब कर रहे थे। इसमें हमने क्या बोलना? ये तो बिल्कुल साफ दिखता है कि जो लोग गए हैं। नरेश जी, जो ये बागी नेता हैं, उनमें से जो है बागी नेता राजेंद्र राणा खुलकर सामने आ गए हैं, और मीडिया में हाल ही में उनका बयान आया है कि मुख्यमंत्री पद पर जो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को नहीं बने रहना चाहिए, उनको पद से हटा देना चाहिए। आलाकमान को उन्होंने रिक्वेस्ट दी है। क्या ऐसी तकलीफें हैं? क्योंकि उन्होंने साफ खुलकर जो है मुख्यमंत्री पर आरोप देखिए, किए कि जिस तरीके से आपका प्रश्न का मैं जवाब देता हूं। राणा जी आज की डेट में एमएलए नहीं है। आप सभी जानते हैं कि उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है, पहली बात। अब उनको कांग्रेस के बारे में बात करने की मुझे लगता है कोई करनी नहीं चाहिए। अब उनका कोई नैतिकता नहीं है। राणा जी ने यही बातें पार्टी के अंदर रह के की होती, ये सब कुछ ना किया होता तो उनका अधिकार था। ये सभी लोग पार्टी प्लेटफॉर्म पे इस बात को लेके बात करते, चर्चा करते, पार्टी हाईकमांड से चर्चा करते कि हमारे ये इश्यूज है सरकार के साथ और मुख्यमंत्री जी के साथ। वो एक तरीका है पार्टी का, किसी भी संगठन का। आपने जो कुछ किया है, आप ये सारे अधिकार खो चुके हो। आपका कोई अधिकार ही नहीं इस तरह की बात करने का। आपने वो किया है जो हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ। ये बातें, आपका प्रश्न जो है, मैं भी राणा जी से भी पूछना चाहता हूँ। ये आपका अधिकार था पार्टी के अंदर रहते हुए। हमारी पार्टी डेमोक्रेसी को मानने वाली, अंदर आप बात करते, इंचार्ज से बात करते, पार्टी हाईकमांड से बात करते कि इस तरह की कमियां हैं, इसको दूर करने की आवश्यकता है। हर पार्टी में होती है और उस पर अमल होता है। लेकिन जो आपने किया है उसके बाद आपका तो यू वांट टू जस्टिफाई कि हमने ये, क्योंकि उसको जस्टिफाई करने के लिए, फेस सेविंग के लिए आप दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हो। जो हजारों लाखों लोगों ने हमको वोट दिया, एक उम्मीद के साथ सरकार बनाई, उस उम्मीद को आज कौन जिम्मेवार है? उसको अगर ये सरकार गिरती है तो ये 6 लोग जिम्मेवार हैं। लोगों का मैंडेट था, लोग बदलाव किए थे बड़ी उम्मीद के साथ। ये पूरी तरह से जो है मतदाताओं के साथ धोखा है। राणा जी कह रहे हैं कि अभी भी कुछ और विधायक सरकार में जो है वो संपर्क में होंगे। देखिए, राणा जी क्या कहेंगे? राणा जी तो विधायक ही नहीं रहे। आपको पहले समझना पड़ेगा। उनकी बातों में आके कुछ लोगों ने अपना कैरियर खराब कर दिया। उसके हीरो तो शायद यही होंगे। आज बहुत लोग संपर्क में उस पछता रहे हैं कि हमने क्या कर दिया। उनके साथ जाके बहकावे में आगे, सड़क पे पहुंच के दोबारा लोगों के बीच जाना पड़ेगा। 1 साल के अंदर राणा जी ने तो सारा माहौल खराब किया। तो ये राणा जी की बातों को कांग्रेस के अंदर कोई मानने वाला है? आपके सामने थे, आप सभी लोग वहां थे कि सभी लोग एकजुट होकर मुख्यमंत्री के साथ खड़े और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े। तो राणा जी जो है फेंक रहे हैं, इससे कुछ उनको मिलने वाला नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि और लोग खड़े। ये सभी बातें सिर्फ एक फैलाने वाली बात है, गुमराह करने वाली बात है। तो आपको लगता है कि इतने बड़े घटनाक्रम के बाद देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराना चाहे, वो सर्वाइव कर जाए, तो मैं
मुझे बड़े हर्ष के साथ इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे जो लोग हैं कितने ज़मीर वाले और टिके हुए हैं, जो आज भी इन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी और सरकार के साथ खड़े हैं। नरेश जी, आपने जिस तरह से कहा जनमत कांग्रेस के साथ है और जिस तरह से जनता ने भी जो है परिवर्तन के लिए कांग्रेस को सत्ता में लाया, तो क्या जनमत होने के बाद और मैंडेट होने के बाद क्या कांग्रेस खुद अपील कर सकती है फ्लोर टेस्ट के लिए? सवाल यहाँ सिंपल है कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोग चुनाव करते हैं, वोट डालते हैं, अपनी मनपसंद का आदमी चुन के भेजते हैं और वो सब जानते हैं कि वो 5 साल के लिए होता है। तो ऐसी कौन सी डेस्परेशन है कि आपको अभी जनता ने बाहर किया, आपने उन चुनाव में पूरी ताकत लगाई, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारी जनसभाएं की, आपको पूरी उम्मीद थी कि हम रिपीट करेंगे, नहीं किया। किसने नहीं किया? जनता ने नहीं किया। तो आप अगर लोकतंत्र को मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो ये कौन सा तरीका है? आप उसको एक्सेप्ट करें कि हमें रिजेक्ट किया है एंड हमको 5 साल विपक्ष में बैठना है, विपक्ष के बैठ के मुद्दों के साथ लोगों के लिए काम करना है। लेकिन सत्ता की भूख इतनी है कि आप जनमत को नहीं मानते हैं, डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं। तो ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को क्या मिला, मतदाताओं को क्या मिला, वो तो ठगेगी। आपने 5 साल के लिए किसी को चुना, उसका कोई मतलब नहीं, वो धन बल और दूसरी एजेंसीज को मिसयूज करके वो सरकार गिरा दी जाएगी, तो लोगों के वोट डालने का क्या मतलब रह जाएगा? ये मेरा पॉइंट है। थैंक यू।